अगेन वी हैव अनदर इमेज। इस इमेज में भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एग जो है वो रिलीज होता है या माहवारी हमें आती है। तो देखो शुरू के 5 दिन जो हैं रेड से मार्क किए गए हैं, 1, 2, 3 और 5 डेज, जिसके नीचे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन। इन दिनों हमें आती है माहवारी। पहले दिन हमारी जो माहवारी आना शुरू होती है ना, उस टाइम हमारी माहवारी की लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी थिक होती है। जब हमें मेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक सी लाइनिंग होती है उसकी, मोटी सी। लेकिन दूसरे दिन वो लाइनिंग धीरे धीरे क्या होती है, नीचे की तरफ ड्रॉप होना स्टार्ट होती है। क्योंकि क्या हुआ, पीरियड्स में जो हमारी माहवारी की लाइनिंग थी वो झड़ने लगी, धीरे धीरे ये पतली होती गई, ड्रॉप होते होते 5वें दिन माहवारी क्या हुई, हमारी बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉप होकर हमारी माहवारी की लाइनिंग बिल्कुल ड्रॉप हो गई और यहाँ तक आ गई जहाँ पर हमारी जो है यूट्राइन आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। बेसिकली देखो क्या होता है, हम पढ़ते हैं भाई यूट्रस है हमारा, यूट्रस की 3 लेयर्स हैं, ठीक है, 1, 2 और फिर जो है ना तीसरी लेयर जो होती है वो हमारी माहवारी की लाइनिंग वाली होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, एक हमारे पास होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग जिसको हम मेंसेस पाउच कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है मसल्स का गोश्त का बना हुआ, ठीक है, जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। ये हमारा पूरा मायोमेट्रियम होता है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ। और तीसरा होता है हमारे पास पेरीमेट्रियम, जो कि उसके ऊपर की कवर या लेयर होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये हमारी रेड वाली जो है एंडोमेट्रियम जिसको माहवारी की लाइनिंग पाउच कहते हैं। दूसरी मायोमेट्रियम जो मसल्स गोश्त का बना हुआ है और तीसरा जो ग्रीन वाला है वो पेरीमेट्रियम, 3 लेयर्स होती है। अब ब्लड वेसल्स कहाँ होते हैं? जो हमारी मायोमेट्रियम होती है, हमारी मायोमेट्रियम के अंदर हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी मायोमेट्रियम के अंदर। इस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं मायोमेट्रियम के गिर्द, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज होंगी। ठीक है, इसको मैं इस तरह से पिंक से बनाती हूँ कि ये वेन्स के साथ साथ हमारी आर्टरीज होंगी। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग झड़ जाती है, लेकिन एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है ना वो 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वो 2 लेयर्स पे होती है, एक बेसल और एक फंक्शनल। ठीक है, अब दोनों लाइनिंग्स में क्या होता है, अगर मैं इसको और डार्क करके बनाऊं तो फॉर एग्जांपल ये बेसल लेयर है और दूसरी क्या है, फंक्शनल लेयर है। ठीक है, यह फंक्शनल लेयर को मैं रेड से बना देती हूँ, ये फंक्शनल लेयर। अब क्या होता है, एवरी मंथ जो झड़ती है ना हमारी वो फंक्शनल लेयर होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये झड़ के हट गई, फंक्शनल लेयर। ठीक है, जो हमारी बेसल लेयर होगी ना, मोटी वाली बेसल लेयर, कभी भी वो नहीं हटेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी बेसल लेयर में हमारी क्या होते हैं, ये वाले ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये वाले जो ब्लड वेसल्स हैं ना, ये हमारी बेसल लेयर, एंडोमेट्रियम के बेसल लेयर में। एंडोमेट्रियम भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक बेसल और एक फंक्शनल। तो ये वाली जो है वो एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली है मोटी वाली, ये वाली क्या है, ये सब फंक्शनल लेयर है। फंक्शनल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी। कुछ वक्त बाद ये क्या होगी, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल मेडिकल के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो जब भी हमारा पीरियड्स का पहला दिन था तो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज़्यादा क्या थी, यहाँ पर मोटी थी। ठीक है, हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थी यहाँ पर बहुत ऊंची थी, मोटी थी, थिक थी। धीरे धीरे तीसरे, चौथे, 5वें दिन वो क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। ठीक है, बिल्कुल ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग ख़त्म नहीं हुई हमारी यूट्रस से। क्यों? क्योंकि उसमें एक बेसल लेयर भी थी। ठीक है, बेसल लेयर ख़त्म कभी भी नहीं होती, जो हमारी ये वाली पूरी बेसल लेयर है, ये वाली लेयर कभी भी ख़त्म नहीं होगी एंडोमेट्रियम की। ठीक है, जो कि
कहते हैं ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग झड़ गई, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में सिर्फ फंक्शनल लेयर झड़ती है जो टेम्प्रोरी बनती है, ठीक है, बेसल लेयर नहीं झड़ती है। अब बेसल लेयर के बाद ये वाली जो बेसल लेयर है, इस बेसल लेयर में से बहुत छोटी छोटी वेन्स और आर्टरीज बनेंगी जो कि फंक्शनल लेयर एंडोमेट्रियम के बनाएंगी, जैसा कि हमें इमेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेंस्ट्रुएशन फेस में यानी कि माहवारी के दिनों में हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थी, जो फंक्शनल लेयर थी, वो धीरे धीरे झड़ी, और झड़ने के बाद 5वें दिन के बाद हमारे पास सिर्फ बेसल लेयर बची। अब बेसल लेयर फिर से क्या होगी, धीरे धीरे मोटी होने लगेगी, क्योंकि LH हार्मोन जो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन आ रहा है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक करके दोबारा से फंक्शनल लाइनिंग बनाने वाला, वो हार्मोन हमारे पास ब्रेन से आ रहा है, और फिर से हमारी बॉडी यानी कि जो बच्चा रानी है वो फिर से क्या करेगी, फंक्शनल लेयर एंडोमेट्रियम की बनाएगी, और ये लाइनिंग फंक्शनल लेयर देखो बढ़ते 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 14 दिन पे कितनी मोटी है, और फिर 28 दिनों पे देखो कितनी ज़्यादा मोटी हो गई, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि हर महीने हमें माहवारी आनी है, तो हर महीने फंक्शनल लेयर बनेगी, और फिर 1 तारीख को यानी कि 28 दिन के बाद फिर से वो जो है लेवल ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि ये साइकिल यूँ चली फिर इस तरह आ जाएगी, फिर ड्रॉप हुई, फिर चली मोटी हुई, फिर ड्रॉप हो गई, ठीक है। तो इस तरह हमें हर 28 दिन पर माहवारी आएगी, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया कि एंडोमेट्रियम के 2 लेयर है, एक फंक्शनल और एक बेसल। बेसल लेयर हमारी कभी भी नहीं झड़ती है क्योंकि उसमें हमारे मेन वेन्स और आर्टरीज होते हैं, ठीक है। फंक्शनल लेयर झड़ जाती है। अगर इन केस DNC या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते वक्त अगर आप एंडोमेट्रियम की बेसल लेयर को ख़राब कर देंगे या नुकसान पहुंचा देंगे, तो माहवारी जो है वो सही से नहीं आएगी, क्योंकि बेसल लेयर ख़राब हो चुकी है। बेसल लेयर ख़राब होने का मकसद ये है कि उसकी अब जो माहवारी है ना, वो सही से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो फंक्शनल लेयर है वो सही से मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मेन लेयर थी एंडोमेट्रियम की वो आपने इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी चीज़ से ख़राब कर दिया, या ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन आपने ज़्यादा कट कर दिए, जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है। इस तरह पेशेंट्स हमारे पास आती तो हिस्ट्री में पता लगता है कि DNC के बाद से जो है ना माहवारी सही से नहीं आ रही है, या साइकिल इरेगुलर हो गई है, या डिलीवरी के बाद से ऐसा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, बेसल लेयर को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर ही हमारा एग बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ओवरीज एग बनाने स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद ओव्यूलेशन आने से पहले ये एग मैच्योर हो रहा होता है। जैसे ही एग में से oocytes यानी कि फॉलिकल में से एग निकलता है बाहर की तरफ रिलीज होता, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन पीरियड, जो कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अंडा जो अंडेदानी से रिलीज होता है वो 14 दिन पे होता है। तो किसी भी कपल के लिए बेस्ट टाइम क्या है, उसका ओव्यूलेशन पीरियड यानी कि माहवारी के 14 दिन, ठीक है। यानी कि पीरियड्स का उसका जो साइकिल स्टार्ट होगा डे 1 से स्टार्ट होगा, अपना माहवारी के पहले दिन से वो गिनती करना स्टार्ट करेगी कि 14 दिन कब कंप्लीट हुए। यानी कि आज अगर उसको माहवारी आई है तो वो आज से गिनती करना स्टार्ट करेगी कि 14 दिन उसके कब हो रहे। 14 दिन पे जो फॉलिकल होता है उसमें से एग रिलीज यानी कि अंडेदानी से अंडा निकल के ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। तो 14 दिन पे वो अगर अपने हस्बैंड के साथ मिलती है तो ये बेस्ट टाइम है कंसीव करने के, क्योंकि उस वक्त एग फ्रेश होता है और जो है ना ताज़ा फैलोपियन ट्यूब में आया होता है, तो उस टाइम हाईली चांस है कि वो कंसीव कर ले। बाद में कुछ पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे होते, या वो पीरियड्स के फ़ौरन बाद मिल रहे होते हैं हस्बैंड से, या पीरियड्स आने से पहले मिल रहे होते हैं, तो वो डेज अच्छे नहीं होते हैं एग के लिहाज से, क्योंकि उतने टाइम तक एग या तो अगर फॉर एग्जांपल माहवारी के फ़ौरन बाद अगर हस्बैंड से मिल रही है, 5वें दिन पे माहवारी बंद हुई, 7वें दिन पे ना आया और हस्बैंड से मिली, तो 8, 9, 10, 11 इन दिनों पे अंडा तो निकला ही नहीं होता है अंडेदानी से, तो कंसीव करने के चांसेस नहीं है, ठीक है।
14 दिन पे चांसेस हैं कि कंसीव कर जाए। अब उसके बाद 20, 21, 22, 23, 28 दिन में अगर उसके दरमियान अगर वो अपने हस्बैंड से मिलती है तो उस टाइम तक एग की क्वालिटी ख़राब हो चुकी होती है, एग फ्रेश नहीं रहता है, एग रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो उन दिनों में भी कंसीव इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। जो बेस्ट डेज हैं कंसीव करने के लिए वो 14 दिन से लेकर 18-19 दिन तक के डेज हैं। इन दिनों में कंसीव बहुत जल्दी करती है वुमेन, तो हम उसको उस तरह से गाइड कर सकते हैं अगर वो कंसीव करना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इमेज में देख रहे हैं ओव्यूलेशन पीरियड पे डे 14 पे एग रिलीज हो गया है। एग के रिलीज होते ही जो उसका शेल था, खाली शेल था, वो कॉर्पस लूटियम बन गया है और कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, एक हार्मोन जो कि एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर को बहुत ज़्यादा थिक और मोटा बना रही है, ताकि जब भी एग आए, ये वाला ओसाइट आए, तो वो इजीली क्या हो, इस फंक्शनल लेयर में धंसकर इम्प्लांट हो जाए और अपनी जड़ें बनाकर यहाँ से क्या करे, ब्लड सप्लाई लेना स्टार्ट करे और ब्लड सप्लाई के बाद फिर एम्ब्रियो यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए, यानी कि प्लेसेंटा और जो डिफरेंट चीज़ें जो उसकी बनती वो सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन फेज जिसमें हमारी बॉडी एवरी मंथ क्या करती है, तैयारी करती है कि भाई प्रेगनेंसी होगी। अगर कोई फीमेल के साथ उसका मेल पार्टनर है और वो फिजिकल रिलेशंस में हैं, ठीक है, और वो अपने अपने एग्स आपस में शेयर करते हैं, तो 100% चांसेस हैं कि कंसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसीव का क्या है, पूरा मेथड है कि किस तरह से अंडेदानी से अंडा निकला और जो है वो ट्यूब में आया, स्पर्म किस तरह से गया और फर्टिलाइज हुआ और फर्टिलाइज होने के बाद वो आके बच्चेदानी की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वहाँ पर आकर इम्प्लांट हो गया, धस गया। ठीक है,